संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणव में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारे ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में पंचम अध्याय के माध्यम से जीवादि द्रव्यों का वर्णन करते हुए द्रव्यों के स्वभाव को बताया जा रहा है। द्रव्य नित्य होते हैं, अवस्थित होते हैं। कुछ द्रव्य अरूपी भी होते हैं तो कुछ द्रव्य रूपी भी होते हैं। ये वर्णन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। ये सभी द्रव्य कितनी संख्या में हैं, इसका वर्णन करने के लिए आगे का एक सूत्र आता है। आकाशादेक द्रव्याणि। आ माना होता है वहाँ तक। कहाँ तक? जिस शब्द के साथ में पंचमी विभक्ति लगी हो वहाँ तक। आकाशात यानी आकाश द्रव्य तक एक द्रव्याणि, एक द्रव्य होते हैं। जो सूत्र नंबर 1 है उसी के अनुसार इस सूत्र को जोड़ना है। धर्म, अधर्म और आकाश, आकाश तक ये सभी द्रव्य कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं ये एक एक द्रव्य हैं। यह ध्यान में रखना है कि जीव द्रव्य की तरह ये द्रव्य बहुत से नहीं हैं। धर्म द्रव्य एक ही है, अधर्म द्रव्य भी एक ही है और आकाश द्रव्य भी एक ही है। आकाश द्रव्य एक होकर के भी आपको लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में दो भागों में विभक्त होता हुआ समझ में आता है। कितनी बार आप इस तरह से सुनते भी हैं कि एक लोकाकाश है और एक अलोकाकाश है। कई लोगों को इस तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है कि आकाश जब एक है तो ये दो कैसे हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। आप ये समझने की कोशिश करें, द्रव्य तो एक है और एक द्रव्य अपनी पूर्णतया अखंडता के साथ में है। अखंड का मतलब होता है जिसमें कहीं कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई उसका पार्ट नहीं हो सकता, उसका किसी भी तरीके का कोई डिवाइडेशन नहीं हो सकता। फिर भी उस द्रव्य को लोक के साथ में जब हम जोड़ते हैं आकाश द्रव्य को, तो उसे लोकाकाश कहा जाता है और लोक के जब वो परे हो जाता है तो उसे अलोकाकाश कहा जाता है। ये दोनों प्रकार का जो आकाश है यह केवल अपेक्षा भेद से ही हमें भिन्न दिखाई देता है। वस्तुतः यह एक आकाश ही है। जितने आकाश के क्षेत्र में, जितने प्रदेशों तक धर्म अधर्म इन द्रव्यों का विस्तार है, बस वहीं तक उसे लोक की उपमा दी जाती है, लोकाकाश कहा जाता है। जहाँ पर ये धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होता, केवल आकाश द्रव्य मात्र होता है, उसको कहते हैं अलोकाकाश।
आकाश तो एक ऐसी चीज है कि उसको हम जिस चीज के साथ में रख लेते हैं वो उसी के साथ में उसका नामांकन हो जाता है ना। घट के अंदर भी आकाश होता है, घट के बाहर भी आकाश होता है। घट माने घड़ा। उस घट के अंदर जितना आकाश हो गया उसको कहा जाता है घटाकाश। जितने क्षेत्र में हम कोई भी वस्त्र रख देते हैं वो वस्त्र जितना आकाश घेर लेता है उसको कह देते हैं पटाकाश। पट माने क्या होता है? वस्त्र होता है। तो आकाश को हम किसी भी क्षेत्र के साथ जोड़ सकते हैं, द्रव्य के साथ जोड़ सकते हैं, और वह द्रव्य के साथ जुड़ करके वह उसी रूप में आकाश कहलाने लग जाता है कि ये घट का आकाश है, ये पट का आकाश है। आकाश को हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तरह से हम उस आकाश का भी सीमांकन कर सकते हैं, लेकिन उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं। सीमांकन कैसे हो गया? उसकी लिमिट बन गई। जहाँ तक धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, उतने आकाश को तो हमने लोकाकाश कहा, और बाकी सब जो उसके बियॉन्ड है वो सब क्या है? अलोकाकाश है। इस लोकाकाश और अलोकाकाश के विभाजन के बावजूद भी आचार्य कहते हैं यह एक ही द्रव्य रहता है। द्रव्य का कभी भी टूटना नहीं होता, द्रव्य में कभी खंड नहीं होते। जिस द्रव्य का जैसा स्वभाव है वो द्रव्य उसी स्वभाव के साथ में रहता है। जो द्रव्य एक है तो एक ही रहेगा, जो द्रव्य अनेक रूप में है तो अनेक रूप में ही रहेगा। आकाश द्रव्य के विषय में भी जब हम इसको अस्थिकाय के साथ जोड़ते हैं तो ये भी एक अस्थिकाय बन जाता है। आकाश अस्थिकाय। आप एक विचार करें, थोड़ी देर के लिए आप सर्वज्ञ की दृष्टि से इस पूरे लोक को देखने की कोशिश करें। किसकी दृष्टि से? थोड़ी देर के लिए बनेंगे? हाँ, थोड़ी देर के लिए सर्वज्ञ बने। पूरे आकाश में हम जो ऊपर से पढ़ करके आए हैं, ये नित्य है, अवस्थित है, अस्थि है, काय है, अजीव है, काय है, इसको अगर हम केवल समझने के लिए ऐसा देखें कि जितने आकाश के प्रदेश हैं, जितने स्थानों पर आकाश नाम का एक द्रव्य है, उसी स्थान पर धर्म नाम का द्रव्य भी फैला हुआ है। वो धर्मास्तिकाय है ना। उन्हीं पॉइंटों पर, उन्हीं स्पेस पॉइंटों पर अधर्मास्तिकाय भी फैला हुआ है। उन्हीं स्पेस पॉइंटों पर एक एक काल का भी द्रव्य फैला हुआ है, और उन्हीं स्पेस पॉइंटों में जीव और पुद्गल तो न जाने कितने भरे पड़े हैं। थोड़ी देर के लिए आप इस दृष्टि से देखने की कोशिश करें कि आकाश द्रव्य जैसे कोई एक चादर की तरह है। चादर होती ना, कोई भी मैट, कोई भी, उसको हमने फैला दिया। अब फैलाने के बाद में उसके ऊपर भी कुछ और बिछ गई दूसरी चादर, उसके ऊपर भी एक और बिछ गई दूसरी चादर। समझ आ रहा है? एक आकाश अस्थि काय के रूप में महसूस करें, वो भी अस्थि है और काय भी है। काय क्यों है? क्योंकि उसके पास में सबसे ज्यादा प्रदेश है, अनंत प्रदेश वाला है। आकाश भी एक अस्थिकाय है, धर्म भी एक अस्थिकाय है, अधर्म भी एक अस्थिकाय है। अगर हम केवल इन्हीं अस्थिकायों को देखें सर्वज्ञ की दृष्टि से, कह रहा था, तो आपको क्या दिखेगा? तीनों की मिलकर की एक मोटी काया दिखेगी। क्या समझ आ रहा है? तीन तीन अस्थिकाय तो आपको स्पष्ट रूप से बिल्कुल एक के ऊपर एक तह के साथ में बिल्कुल प्रेस्ड है। समझ आ रहा है? अब हम सोचें कि ये काय है कि नहीं है, इसी को काय कहा जाता। अब ये काय कितनी हो गई? ये ट्रिपल काया हो गई है, तीन अस्थिकाय की। अधर्म अस्थिकाय, धर्म अस्थिकाय और आकाश अस्थिकाय। अब उसमें जीव है, पुद्गल है, काल है, इसको तो अभी हम देख ही नहीं रहे। अगर हम केवल इन तीनों भी अस्थिकायों को देखते हैं जो यहाँ पर अभी
कहे जा रहे हैं, धर्म अधर्म और आकाश, ये सभी एक द्रव्य हैं, तो ये एक द्रव्य होकर के भी इनके अंदर इतना बड़ा एक काय का जो व्यवहार हो रहा है, वो ये बताता है कि इन अस्थि कायों का भी अपना जो स्वरूप है वो वास्तव में काय के रूप में ही है। काय का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, जिनके बहुत सारे प्रदेश हों, स्पेस पॉइंट्स हों, और उन सबको अगर हम एक के ऊपर एक देख रहे हैं तो ये सब हमारे लिए क्या है? एक अस्थि काय बन गया, है ना। इस अस्थि काय को ही, जो कि जीवस्थि काय भी इसमें शामिल है, पुद्गल अस्थि काय भी इसमें शामिल है, इन सबको भी अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो ये सारा का सारा अस्थि काय एक अपने आप में बहुत बड़ा, आज के विज्ञान के अनुसार जिसे हम क्वांटम फील्ड कहते हैं, ये बन जाता है। समझ आ रहा है? बहुत से लोग विज्ञान की जब बात करते हैं तो न्यूटन को सामने ले आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। न्यूटन तो बहुत छोटा हो गया। आप अगर ढंग से मॉडर्न साइंस को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा, आइंस्टाइन ने जो व्याख्या की है वो बहुत समझने योग्य है, और वो न्यूटन जो व्याख्या नहीं कर पाए वो आइंस्टाइन ने की है, उससे भी सूक्ष्म व्याख्या की है। आइंस्टाइन ने कहा कि इस आकाश के अंदर एवरीवेयर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। समझ आ रहा है? आकाश के अंदर हर जगह पर अगर ये गुरुत्वाकर्षण है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो क्यों है? आप देखें, आकाश में एक और गुण होता है जिसे हम कहते हैं अवगाहन गुण। सुन रहे हैं? आकाश के इसी अवगाहन गुण के कारण से धर्म अधर्म आदि द्रव्य उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं, उसमें रहते हैं, और इस द्रव्य के ही कारण से और इसके इस अवगाहन गुण के ही कारण से उस पूरे समूचे आकाश में इस तरीके की एक स्थिति बन जाती है कि वो एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य को सहायक बन रहा है, दूसरे द्रव्य के लिए भी रहने को स्थान दे रहा है। ये सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है। समझ आ रहा है? ग्रेविटी का मतलब केवल इतना नहीं है कि स्थूल चीजों से संबंध रखता हो, भारी चीजों को नीचे गिराने का नाम ग्रेविटी है, उसको खींचने का नाम ग्रेविटी है। ये सब तो बहुत स्थूल परिभाषाएं हैं। सूक्ष्म द्रव्यों को रहने के लिए जो स्पेस दे, सूक्ष्म द्रव्यों को भी जो अपने पास में समाहित कर सके, रख सके, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये फील्ड कहाँ बन रहा है? पूरे लोकाकाश में बन रहा है। अगर हम अलोकाकाश में भी आकाश का अवगाहनत्व गुण को ध्यान में रखें तो वहां पर भी ये पूरा फील्ड बना हुआ है। लोक के परे अलोक होता है, इस बात को दूसरा कोई भी दर्शन स्वीकार नहीं करता सिवाय विज्ञान के। समझ में आ रहा है? केवल विज्ञान मानता है अलोक को, लेकिन वो किस रूप में मानता है? विज्ञान कहता है कि लोक के परे जो अलोक है, उस अलोक में भी बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन वो सब एनर्जी कैसी है? डार्क एनर्जी है। समझ आ रहा है? अब वो क्या उस एनर्जी को समझ रहे हैं, क्योंकि उनको तो अलोक की तरफ कोई जाना हुआ नहीं, अलोक की पहचान तो उनको हो ही नहीं सकती, या अलोक के बारे में उनकी कोई भी ज्ञान की दिशा पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो अलोक को स्वीकार करते हैं कि इस लोक के परे भी कुछ अलोक है, डार्क एनर्जी है। अब वो डार्क एनर्जी किस सेंस में है, ये उनके अपने ज्ञान की ही एक परिणति है। लेकिन अगर हम ये देखें कि वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसी को समझ सकते हैं कि डार्क एनर्जी के रूप में मार रहे हैं। वहां कुछ है नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, माने अलोक में कुछ होता नहीं। इसका नाम ही उन्होंने क्या दे दिया कि अलोक में क्या है? डार्क एनर्जी भरी पड़ी है। समझ आ रहा है ना? वहां पे कुछ उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। जहां दिखाई पड़ता है वहां पर उन्हें सब ये लाइट और इस लाइट की एनर्जी, और जिसे वो तरह तरह से नापते हैं, है ना,
ये लाइट ईयर एक मापक बना रखा है, प्रकाश वर्ष, जिससे कल बताया था E=mc² में c फॉर इसी के लिए होता है ना। तो ये सब चीज जो साइंस कहीं ना कहीं जो हमें बता रही है, ये सब इन ग्रंथों को पढ़ते तो हैं, लेकिन वो इन ग्रंथों को प्रस्तुत नहीं कर पाते। उन्हें कहना वो पड़ता है जो प्रैक्टिकली सामने वाला समझ सके, या प्रैक्टिकली वो उसको हम प्रूव कर सके, उन्हें वो कहना पड़ता है। इसलिए आकाश को भी एक द्रव्य के रूप में स्वीकार करना, और आकाश को अगर हम द्रव्य के रूप में देख लेते हैं तो फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अस्थिकाय के रूप में हमारे सामने आ जाता है। फिर इसको हम जो है एक तरह से वैक्यूम नहीं कह सकते हैं। साइंस में एक चीज आती है वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वहां पर कुछ भी नहीं होता, इवन एयर भी नहीं होती, समझ आ रहा है? उसको वह वैक्यूम बोला जाता है। ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 6 में हमने द्रव्यों की संख्या को जाना। आ मतलब होता है वहां तक, आकाशात यानी आकाश द्रव्य तक एक द्रव्याणी यानी एक एक द्रव्य होते हैं, अर्थात सूत्र 1 में आकाश द्रव्य तक अर्थात धर्म, अधर्म और आकाश एक द्रव्य होते हैं। आकाश द्रव्य के बारे में एक गलत धारणा लोगों में होती है कि ये दो रूपों लोकाकाश और अलोकाकाश में विभक्त है। वास्तव में द्रव्य तो एक ही है और पूर्णतः अखंडित है, बिना किसी डिवाइडेशन के। यह तो इसका सीमांकन होता है। आकाश को जिस चीज के साथ में रखते हैं वह उसी रूप में ढल जाता है, जैसे घड़े के अंदर घटाकाश और वस्त्र के साथ में पटाकाश। इसी तरह जितना आकाश हम लोक के साथ जोड़ते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। इसमें धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल द्रव्य होते हैं और उसके परे अलोकाकाश कहते हैं। यहाँ पर अन्य द्रव्य नहीं होते। आकाश द्रव्य नित्य, अवस्थित, अस्थि, काय और अजीब है। इसे आकाश अस्थिकाय भी कहते हैं। जितने स्थानों पर आकाश द्रव्य है उसी स्थान पर, उन्हीं स्पेस पॉइंट्स पर धर्म और अधर्म द्रव्य भी फैला हुआ है। ये धर्मस्थिकाय और अधर्मस्थिकाय हो गए। उन्हीं स्पेस पॉइंट्स पर एक एक काल का भी द्रव्य फैला हुआ है और उन्हीं स्पेस पॉइंट्स पर अनेकों जीव और पुद्गल भी हैं। मुनिश्री ने अस्थिकाय में कायों को समझाने के लिए चादर का उदाहरण दिया। काय का अर्थ है जिनके बहुत सारे प्रदेश या स्पेस पॉइंट्स हो। आकाश को हम अगर एक चादर की तरह देखें तो धर्म और अधर्म उसके ऊपर एक एक चादर है। ये तीनों मिलाकर एक मोटी काय के रूप में हो गए। तीन तीन अस्थिकाय स्पष्ट रूप से बिल्कुल एक के ऊपर एक, यानी ऊपर से देखने पर वह एक अस्थिकाय है। इससे हमें समझ आता है कि ये द्रव्य एक एक होते हुए भी अस्थिकाय है, क्योंकि इनके अंदर इतना बड़ा काय का व्यवहार हो रहा है। आकाश द्रव्य में अवगाहन गुण होता है, जिसके कारण धर्म, अधर्म आदि द्रव्य उसके साथ, उसके पास और उसमें रहते हैं। धर्म, अधर्म आकाश में अगर जीव और पुद्गल को भी शामिल कर लें तो आज के विज्ञान के अनुसार क्वांटम फील्ड कहते हैं। मॉडर्न साइंस में न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा आइंस्टीन की व्याख्या सूक्ष्म और समझने योग्य है। आइंस्टीन के अनुसार इस आकाश के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह काम करता है। आकाश के अवगाहनत्व गुण को इसी फोर्स के रूप में समझ सकते हैं। आकाश द्रव्य और इसके अवगाहन गुण के ही कारण से आकाश द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहायक बन रहा है, उसे स्थान दे रहा है। यह सबसे बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स है। भारी चीजों को नीचे गिराना ग्रेविटी की बहुत स्थूल परिभाषा है। ग्रेविटेशनल फील्ड की सूक्ष्म परिभाषा में यह सूक्ष्म द्रव्यों को भी अपने पास समाहित कर सके, उनको रहने के लिए स्पेस दे। यह ग्रेविटेशनल फील्ड पूरे लोकाकाश में बन रहा है। अवगाहनत्व गुण के कारण यह अलोकाकाश में भी बना हुआ है। विज्ञान भी यह बात स्वीकारता है कि लोक के परे अलोक होता है। अन्य कोई दर्शन इसे नहीं मानता, लेकिन विज्ञान इसे डार्क एनर्जी के रूप में मानता है, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता और उनकी ज्ञान की दिशा वहाँ पहुँच ही नहीं सकती।
जहाँ तक विज्ञान को दिखाई पड़ता है वहाँ वे सब लाइट और लाइट की एनर्जी से नापते हैं। लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष को एक मापक बना रखा है। E=mc² में c इसी प्रकाश की गति होती है। साइंस ग्रंथों में पढ़ी हुई चीजों को सीधे प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसे प्रैक्टिकली समझाकर या प्रूफ करके कहता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अवगाहनत्व किस द्रव्य का गुण है? काल, धर्म, अधर्म, आकाश। अध्याय 5 की कक्षा 9 के आज के सवाल का सही उत्तर है पुद्गल। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।